वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लैट का 2017 का पास्ट ईयर पेपर। हम स्टैटिक जीके का पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स स्पोर्ट जाली कट्टू बिलोंग्स। तो ये जो जाली कट्टू है ये एग्जैक्टली है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक बुल होता है, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो लोग हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सो ये एक तरह का स्पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में खेला जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मली जब पोंगल फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं तब ये स्पोर्ट काफी ज्यादा खेला जाता है, और ये काफी ज्यादा डेंजरस भी है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम, ठीक है। और ये मीडियम होते हैं तीन, जिसमें से सबसे पहला है गैशियस मीडियम, दूसरा है लिक्विड मीडियम, और थर्ड है सॉलिड मीडियम, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो गैशियस मीडियम है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। लिक्विड में यही पार्टिकल्स थोड़े से और पास होते हैं, और सॉलिड में ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। अब जो साउंड है वो एक्चुअली इन तीनों में ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। अगर आपसे पूछ ले कि साउंड सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करता है, तो आंसर होगा सॉलिड मीडियम, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट, लिक्विड में फास्टर, और उससे थोड़ा कम गैशियस मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई 1946 में, जिसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अराउंड 389 मेंबर्स थे। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में, तब दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बन गई, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की, ठीक है। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो इसमें काफी सारी कमिटीज थी, कुछ मेजर कमिटीज थी और कुछ माइनर कमिटीज थी। जो एक मेजर और काफी इंपॉर्टेंट कमिटी है उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमिटी, और इसी ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो इस ड्राफ्टिंग कमिटी में अराउंड 8 मेंबर्स थे, ठीक है, जिसमें से एक थे BR अम्बेडकर। इसी से ही दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी बेसिस पे प्रेसिडेंट बनाए गए थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट और इवन इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका नाम भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस हैव फाउंड प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जिसका नाम है 8th शेड्यूल, और इस ही 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है, ठीक है। सो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा लिखा है, 8th शेड्यूल में लिखा है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years फ्रॉम द डेट ही। तो आपको यहां पर बताना है कि जो टर्म होता है ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विच इज ऑफ 5 years, ठीक है, ये टर्म कब से स्टार्ट हो जाता है। तो वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तब से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो भी जीते नहीं है। ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है, तो तब से भी नहीं होता है। एक्चुअली जब वो अपने ऑफिस में एंटर कर लेते हैं तब से उनका वो टर्म काउंट होता है, ठीक है।
और कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उनके इलेक्शन को किसी ने पिटीशन फाइल ना किया हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब से प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर कर लेते हैं तब से उनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि 5 इयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd ऑफ दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको पता होगा कि किसान दिवस जो है वो 23rd ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, और इनका नाम है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि काफी कम दिनों के लिए, हार्डली 1 मंथ के लिए ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, और इन्हीं की वजह से इन्होंने फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। तो 23rd ऑफ दिसंबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस। वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 10th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी डे जैसा वैसे कुछ नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 26th ऑफ नवंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फादर्स डे इस साल है 21st ऑफ जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं या फिर नॉमिनेशंस होते हैं? तो यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब है कि जो पब्लिक है, जो पीपल है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, ठीक है, और जो वोटिंग एज है वो ऑफ कोर्स होती है, जो भी 18 इयर्स या अबव के लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इनके जो इलेक्शंस हैं ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। इसी से ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, पंचायती राज का जो ये एक्ट है पार्लियामेंट में पास हुआ था 24th ऑफ अप्रैल 1993 में, ठीक है। यही रीजन है कि हर साल 24th ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डे, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया ने अपना फेडरल सिस्टम कनाडा से बोरो किया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कनाडा। कनाडा जो है ये क्वाज़ाई फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री है। क्वाज़ाई फेडरल से हमारा मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट के भी फीचर्स होते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के भी फीचर्स होते हैं। अब यूनिटरी और फेडरल का मतलब क्या होता है? यूनिटरी का मतलब होता है सारी पावर्स जो हैं वो सेंटर के हाथों में होती है। फेडरल का मतलब होता है देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। हमने यूएसए से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिए हैं, जैसे कि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने यूएसए से बोरो किया है। देन ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको पता होगा कि इंडिया में 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इवन जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है हमारे पार्लियामेंट में वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। फ्रांस से हमने लिए हैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका स्लोगन भी यही था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो हमने ये चीज फ्रांस से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट लीगल थ्योरी? अब ये जो कम्युनिज्म का थ्योरी है इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो है ये 2 लोग जिन्हें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने अपनी ये कम्युनिस्ट लीगल थियोरी दी है, ठीक है। सो ये दिया है मार्क्स एंड एंजल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को फेस ही नहीं किया? सो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके दौरान एक भी बार पार्लियामेंट नहीं मिला है, ना कोई पार्लियामेंट का सेशन हुआ, ना सिटिंग हुई। तो वो प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, सो हमने पहले भी डिस्कस किया है, चौधरी चरण सिंह हार्डली 1 मंथ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये 1979 में प्राइम मिनिस्टर बने थे और 1 मंथ ये प्राइम मिनिस्टर रहे। 1980 में इलेक्शंस हुए, ठीक है, और उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शंस जीत जाती हैं। सो चौधरी चरण सिंह का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है। इवन इनसे भी छोटा टेन्योर एक और प्राइम मिनिस्टर का रहा है जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो टेन्योर है वो था सिर्फ 16 डेज का। ठीक है, सो चौधरी चरण सिंह इज इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, तो उनका नाम होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, अगर आपसे यंगेस्ट पूछते हैं तो उसका आंसर होगा राजीव गांधी। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं कि कौन फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, तो ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी वाज आवर फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर? तो इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको प्रिसाइड करते हैं एक नॉन मेंबर? तो आपको पता होगा कि लोकसभा में प्रिसाइड कौन करते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसी तरह से राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता होगा कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, या हम कह सकते हैं कि वो एक नॉन मेंबर होते हैं, फिर भी वो राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट को हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है, जो कि यूनियन लेवल पे, सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका आर्टिकल है 315 से 323, मतलब ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। जबकि नीति आयोग जो है ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इसके बारे में कहीं भी मेंशन है। नीति आयोग जो है ये 2015 में बनाया गया। नीति आयोग से पहले इंडिया में था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो है वो काफी इनिशियली हमने 1950 में बनाया था। प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये अभी बनाया गया है 2015 में। तो पहले हमारे 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, अब हमारे 1 ईयर के एनुअल प्लान्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वाज टेकन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन 1829? सबसे पहले 1829 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, 4 दिसंबर 1829 को एक बहुत ही इविल प्रैक्टिस अबॉलिश कर दी गई जिसका नाम था सती। ठीक है, सो जो सती की प्रैक्टिस है ये अबॉलिश कर दी गई 1829 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आउटलॉइंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, और इसको अबॉलिश किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
और जिनकी हेल्प से ये अबॉलिश करवाया गया उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस बट ट्रांसमिटेड बाय अ मॉस्किटो। तो यहाँ पे आपसे पूछा है इनमें से कौन सा डिजीज एक वायरस की वजह से फैलता है लेकिन ट्रांसमिट करता है उसको एक मॉस्किटो। तो इसका नाम है येलो फीवर। ठीक है, तो येलो फीवर एक वायरस की वजह से होता है लेकिन उसको एक मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। जो प्लेग है ये होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। जो टाइफस है ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो फिलारियासिस है ये आपके राउंड वर्म्स की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर व्हेन मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया। तो जब मेगास्थनीज जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर हैं जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी है इंडिका, ये आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हर्ष जो थे या फिर हर्षवर्धन रूलर का नाम है, इनके टाइम पे आए हैं यून सैंग जो कि चाइना के हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त टू जो हैं जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके टाइम पे आए हैं आपके फाहीन जो कि अगेन एक फॉरेन ट्रैवलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हा जो है ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहले मिलिंद पन्हा जो है ये एक तरह का डायलॉग है। ठीक है, जो कि दो लोगों के बीच में लिखा गया है। डायलॉग बिटवीन टू पीपल, एक है बुद्धा और दूसरे हैं नागसेना। ठीक है, सो यहाँ पे ये दो होंगे हमारे लोग जिनके बीच का डायलॉग है और ये एक तरह का क्रोनिकल है। ठीक है, इट्स अ क्रोनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलर एडिक्ट्स जो हैं ये इंडिया में कौन से रूलर के दौरान आए हैं। तो जो पिलर एडिक्ट्स हैं ये अशोका के टाइम पे आए हैं और काफी ज्यादा पॉपुलराइज किए गए। पिलर एडिक्ट्स जो हैं ये एक्चुअली में होते क्या हैं, अशोका के टाइम पे जैसे हम अशोकन पिलर का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो अशोकन पिलर है वो बनाया जाता था और उस पे काफी सारे इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे। अब इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये बताते थे उस टाइम के रूलर के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, सो अशोकन पिलर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पिलर एडिक्ट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से रूलर ने एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया है टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द उलेमास। अब ये जो उलेमास हैं ये एक्चुअली में प्रीस्ट्स होते हैं। ठीक है, और इन उलेमास से इस्लाम में कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो वो रूलर थे अलाउद्दीन खलजी जिन्होंने की खुद को इन उलेमास से फ्री करवाया। ठीक है, और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। जबकि आप देखेंगे कि अकबर, बलबान या फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर उलेमास को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन के टाइम पे यूरोपियन पेंटिंग्स जो हैं उनको काफी इंपॉर्टेंस दी गई कोर्ट में। तो वो थे अकबर। ठीक है, सो अकबर के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी यूरोपियन पेंटिंग्स को। अदरवाइज शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर जो है इन्होंने मुगल पेंटिंग्स को काफी इंपॉर्टेंस दी है। सो अकबर जो है वो माने जाते हैं एक काफी ज्यादा सेक्युलर रूलर। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें दूसरे रिलीजन से, दूसरे कल्चर से अडॉप्ट की है। तो यूरोपियन पेंटिंग्स को भी जगह देने वाले थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ब्लू लाइट। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम रेड कलर टुवर्ड्स वायलेट कलर, आपने सुना होगा विब ग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये वही जो बैंड है यहाँ पर दिखाया है। तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो होगी वैसे वायलेट में, ब्लू में। ठीक है,
और सबसे कम एनर्जी जो होगी वो होगी रेड में। इसी तरह से जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो अगर आप जैसे जैसे मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है आपके रेड कलर की। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाईएस्ट एनर्जी। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, वायलेट की या फिर ब्लू की। तो यहाँ पे ऑप्शन में ब्लू है, तो हमने 1 मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु propounded द लीगल थ्योरी कॉल्ड एज यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म। अब सबसे पहले ये समझे यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म है क्या। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग, ठीक है, खुश हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर मेजॉरिटी लोग सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, तो वो स्टेट के लिए मैटर करना चाहिए, ऐसा कहते हैं आपके यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म। और ये थ्योरी दी है बेंथम ने। तो इनका पूरा नाम है जेरेमी बेंथम और ये वो स्कॉलर है जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है। और ये यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर है मैरी कारपेंटर, ठीक है। सो मैरी कारपेंटर जो है वो यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर। मैरी कारपेंटर ने 1870 में नेशनल इंडियन एसोसिएशन फॉर्म किया। एओयूएम भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की है 1885 में, ठीक है। सो 1885 में फाउंड किया है एलन ऑक्टेवियन यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इसी तरह से फिरोज शाह मेहता जो हैं, इन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस बनाई हैं, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन थे जब बंगाल का पार्टीशन किया गया 1905 में, ठीक है। तो सही आंसर है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। तो ये जो चारों ही ऑप्शंस हैं ये रह चुके हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। हम एक एक करके चारों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है लॉर्ड वेवल। सो ये पिक्चर है लॉर्ड वेवल की। इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट प्लान आया है जिसका नाम है वेवल प्लान और इसमें काफी सारे प्रोविजंस थे इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेके, ठीक है। इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी इंडिया के लिए। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके टाइम पे हुआ है ऑगस्ट रेवोल्यूशन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इवन ये वो गवर्नर जनरल है जिनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है। नेक्स्ट थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट लॉर्ड कर्जन। काफी सारे एक्ट्स लेकर आए हैं इंडिया में, जैसे कि यूनिवर्सिटीज एक्ट, ठीक है, कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कैलकटा कॉरपोरेशन एंड यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है ये आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनसे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्होंने सती को बैन करवाया है विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इन्होंने इवन सती के साथ एक जो ठगी का सिस्टम है या फिर ठग्स का जो सिस्टम हुआ करता था डकैती का, उसको भी अबॉलिश किया है इंडिया में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो इनमें से किसको हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने सपोर्ट किया है। तो आप देखेंगे जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 8 ऑफ अगस्त को स्टार्ट होती है, ठीक है।
इसको सपोर्ट तो काफी वाइड स्पेक्ट्रम के लोगों ने किया था, लेकिन इतने ज्यादा मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है ये 1905 में हुई थी, इसे स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन अगेन इसमें इतना नहीं था। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था। स्पेसिफिकली इसमें फार्मर्स इन्वॉल्व थे जो कि इंडिगो प्लांटेशन की वजह से काफी परेशान थे। सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिसमें हिंदूज मुस्लिम्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया है वो था खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड जो है ये एंटीबायोटिक से सही नहीं होता, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है बिकॉज कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन है जिन्हें हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म की है? ठीक है, ये फाउंड की है। सो वो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने 2 जून 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई और जिस जगह पर बनाई वो था पुणे। ठीक है, इसी तरह से दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने 1867 में बनाया है आर्य समाज। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है इन्हें हम कहते हैं लायन ऑफ पंजाब। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया है जिसे कहते हैं गो बैक साइमन। तो आपको पता होगा कि 1928 में एक साइमन कमीशन आई थी इंडिया में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए गो बैक साइमन का स्लोगन कॉइन किया लाला लाजपत राय ने। एंड महात्मा गांधी, ऑफ कोर्स यू नो, ही इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। रिसेंटली इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है ये है लखनऊ, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्री क्या है इंडिया का? तो इंडिया का जो नेशनल ट्री है वो है बानियन ट्री, जबकि इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे बाकी के नेशनल सिंबल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनल स्पोर्ट क्या है? हमारा नेशनल स्पोर्ट है हॉकी। हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। तो टाइगर से पहले जो हमारा नेशनल एनिमल है वो था लॉयन, बिकॉज लॉयन जो है अब एक्सटिंक्ट हो गए, तो अब हमारा नेशनल जो एनिमल है दैट इज टाइगर। इसी तरह से हमारा एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है जो कि है डॉल्फिन, अगर स्पेसिफिकली कहें तो गैंजेटिक डॉल्फिन। सो ये जो नेशनल सिंबल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट CJI? सो प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है शरद अरविंद बोबडे, और ये इसी साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम है रंजन गोगोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो स्पीशीज होते हैं हमारे प्लांट्स एनिमल्स के, ठीक है, उनकी वैरायटी क्या है, तो उसी वैरायटी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड की उसमें कुछ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं और ये है अराउंड 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो आपको पता होगा कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये मिल्क से रिलेटेड है। ये 1966 में स्टार्ट हुई। इसी व्हाइट रेवोल्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरीन। इसी व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से अमूल फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुआ है गुजरात स्टेट में। MS स्वामीनाथन जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के
फादर हैं, ठीक है। सो MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है where the distribution of powers between the union and the states are provided in the constitution of India। तो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन से शेड्यूल बात करता है about the distribution of powers। तो वो शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 7, ठीक है। तो हम सारे शेड्यूल्स एक बार देख लेते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट्स और यूटीज के बारे में लिखा है, सेकंड में सैलरीज, थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ में राज्यसभा का सीट एलोकेशन, फिफ्थ में लिखा है अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स, सिक्स्थ में लिखा है आसम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इनसे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजंस। सेवेंथ शेड्यूल में लिखा है ऑफ कोर्स यूनियन एंड स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इनटू यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। एट्थ शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है। नाइन्थ शेड्यूल में बहुत सारे लेजिस्लेशंस को क्लब किया गया है, जैसे लैंड, इंडस्ट्री, रेलवेज, लैंड टैक्स से रिलेटेड एक्ट्स एंड ऑर्डर्स। 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के थ्रू ऐड किया गया था। 11th शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे पंचायती राज इंडिया में आया है। 12th शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इंडिया में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रोविजन में लिखा है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो ये जो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट है ये लिखा है हमारे आर्टिकल 1 में, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक सिटीजन नहीं होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई बॉर्न हुआ है तो वो सिटीजन जरूर होगा, अगर उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो भी वो सिटीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट, ठीक है। अगर वो ऑर्डिनरली एक रेजिडेंट था, ठीक है, एक रेजिडेंट वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है, ठीक है, और सिटीजन वो है जिसको कुछ सर्टेन राइट्स देता है स्टेट, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं दैट वी आर अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान बट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, दो अलग चीजें हैं। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर कोई माइग्रेट कर गया पाकिस्तान में मार्च 1, 1947 के बाद में, ठीक है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये जो डेट है ये सही है, ठीक है, लेकिन यहां पर आफ्टर नहीं आएगा, यहां पर बिफोर आएगा। आप यहां पर भी देख सकते हैं कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं ये आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 5 में लिखा है आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए ये प्रोविजन जो भी है ये आर्टिकल 5 में लिखा है, तो ये सही है। और अगर आप वैसे भी अगर इन तीनों को एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑफ कोर्स एक यही ऑप्शन बचता है। आर्टिकल 6 में लिखा है दोज हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। देन जो माइग्रेंट्स है पाकिस्तान के उनको भी मिलेगी। आर्टिकल 8 में लिखा है अबाउट द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, तो वो भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। कुछ सिटीजन्स ऐसे हैं जो कि वॉलंटरी अक्वायर कर लेते हैं अगर फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की सिटीजन थी और मैंने अब यूएस की सिटीजनशिप ले ली है तो इस केस में मैं सिटीजनशिप नहीं रहूंगी। तो यहाँ पे आपके ये 4 आर्टिकल्स बताते हैं कौन सिटीजन है, ये 3 आर्टिकल्स बताते हैं कौन सिटीजन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 10 करता है अगर आपको राइट्स मिल रहे हैं ऑफ सिटीजनशिप, ये उसकी बात करता है। आर्टिकल 11 में लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वो और भी लॉज बना सकता है विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने रिसेंटली जो सिटीजनशिप एक्ट है
1955 का, उसमें अमेंडमेंट्स लाए हैं और एक एक्ट लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड का? तो अगर आप देखेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आपके फूड के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ, ठीक है, कौन सी जगह पर सबसे पहले स्टार्ट हुई? तो जो लॉ की स्टडी है सबसे पहले रोमन्स ने स्टार्ट की थी। तो रोमन एम्पायर जो है वो सबसे फर्स्ट एम्पायर भी रहा है वर्ल्ड का। यहीं पर सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी हुई है लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? सो आपको पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, ना कि कोई कस्टमरी राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हमारा मतलब होता है इसका एक सर्टेन प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये प्रोविजन है आर्टिकल 300A। तो आर्टिकल 300A बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोरी ऑफ लॉ एंड स्टेट आर द सेम, ये किसने दी है? तो इनमें से कौन सा थिंकर ऐसा है जिसने कहा है कि लॉ और स्टेट जो है ये सेम चीजें होती हैं? तो ये कहा है केल्सन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है? ठीक है। सो जो आर्टिकल 108 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक डेडलॉक आ जाएगा, ठीक है, ओवर अ बिल, whether it is a ordinary bill or a financial bill, ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग होगी। इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं आपके स्पीकर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स? तो इनमें से किसका डिसीजन बाइंडिंग होता है सारे कोर्ट्स पे? तो ऑफ कोर्स इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ऐसा लिखा है आर्टिकल 141 में। तो सुप्रीम कोर्ट जितने भी डिसीजंस लेता है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के खुद के डिसीजंस खुद पे बाइंडिंग नहीं होंगे, बिकॉज वो अपने डिसीजंस को फ्यूचर में कभी भी चेंज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अ पर्सन वॉलंटरली टेक्स रिस्क फॉर द सेक ऑफ फन। अगर कोई इंसान वॉलंटरली सिर्फ फन के लिए रिस्क लेता है, ठीक है, तो क्या उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी? तो यहां पर आंसर होगा नो। सो ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड इन इंडिया। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर एक एक्ट है इंडिया में, और ये जो एक्ट है ये आया है 1986 में। तो इस एक्ट का नाम है कोपरा, एंड कोपरा स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं वो इस एक्ट के अंदर अपने जितने भी ग्रीवेंसेस हैं वो फाइल कर सकते हैं इन द कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से केस में गवर्नमेंट जो है वो लायबल नहीं होगी? लायबल मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सो अगर वॉर डिक्लेयर होता है तो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि वॉर होगा या नहीं। ठीक है। सो पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाना जरूरी होता है, पार्लियामेंट ऑफिशियली डिक्लेयर करता है। देन अगर इमरजेंसी इंपोज करनी है तो अगेन पार्लियामेंट ही है जो कि इमरजेंसी इंपोज करेगा, तो अगेन गवर्नमेंट जो है वो लायबल होगी। अगर डिमोनेटाइजेशन करवाना होता है तो आपका या तो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है, ठीक है, अगेन गवर्नमेंट जो है वो लायबल होगी। लेकिन अगर कोई एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट द एम्प्लॉय, ठीक है, तो गवर्नमेंट लायबल नहीं है। और यहाँ पर इवन मेंशन भी नहीं है किस तरह का एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय या पब्लिक एम्प्लॉय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने फाउंडेशन रखा है फेडरल सिस्टम का इन इंडिया? तो फेडरल सिस्टम का फाउंडेशन रखा है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने, ठीक है। तो ये वो एक्ट है जो पहली बार इंडिया में फेडरलिज्म लेकर आया। इसी एक्ट के थ्रू बाइकेमरलिज्म आया था, ठीक है। बाइकेमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउसेस, जैसे इंडिया में है लोकसभा एंड राज्यसभा, उस टाइम पर भी एक हाउस ऑफ पीपल और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ करता था। तो डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट जो है, जो कि फेडरलिज्म का बेस बनाता है, वो 1919 के एक्ट के थ्रू ही आया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1919 के थ्रू एक और इम्पॉर्टेंट चीज आई है और वो है द सिस्टम ऑफ डायरकी। तो डायरकी का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे दो टाइप के, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो रखे जाते थे गवर्नर जनरल के पास में, ठीक है। और इसमें काफी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे, फॉर एग्जाम्पल मनी मैटर्स, फाइनेंस। जो आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो दिए जाते थे आपके इंडियन मिनिस्टर्स को, ठीक है। और इंडियन मिनिस्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते थे। देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपका आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। इससे आपके इंडिया में रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ, फेडरल रेलवे बोर्ड। इसी एक्ट के थ्रू आपके इंडिया में फेडरल जुडिशरी जो है वो आई थी। प्रॉपरली आपका एक फेडरल स्ट्रक्चर 1935 के एक्ट से बना, लेकिन फाउंडेशन 1919 के एक्ट के थ्रू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक आउटकम था ऑफ द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? तो ये जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 या फिर द इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हैं उससे आए हैं आपके इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके थ्रू इंडिया में एक इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस हुई थी और वो था द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इस सिस्टम में क्या होता है कि सपोज अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस में जो वोट करेंगे और जो इलेक्ट होंगे वो सेम कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। सपोज अगर मुस्लिम्स को सबसे पहले अगर सेपरेट इलेक्टोरेट इस एक्ट ने दिया था तो वोट करेंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे और इलेक्ट होने वाले भी मुस्लिम्स होंगे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। तो ये था सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि 1909 से इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है क्लू क्लू क्लैन, ये कहां पर फ्लरिश किया है? तो वो कंट्री का नाम है यूएसए, ठीक है। Our next question is, who of the following is a child in India? तो इनमें से कौन एक चाइल्ड की कैटेगरी में काउंट होता है? तो ऑफ कोर्स एक ऐसा पर्सन जिसने कि 18 इयर्स की एज कंप्लीट नहीं किए है, ठीक है, हु इज लेस देन 18 इयर्स ओल्ड, वो चाइल्ड होगा, वो एक माइनर होगा। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसी एज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, ठीक है। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारी वोटिंग एज है, ठीक है, वो रिड्यूस कर दी गई थी फ्रॉम 21 टू 18। तो पहले चाइल्ड की कैटेगरी में आते थे बिलो 21 इयर्स वाले लोग और अब आते हैं बिलो 18 इयर्स वाले लोग, ठीक है। सो ये जो अमेंडमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ठीक है, जो कि 1993 में बनी थी, ठीक है, इसको किस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? तो ये जो एक्ट है ये भी आया था 1993 में और इस एक्ट का नाम है ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं।
तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं देयर आर 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। जो सेकेंड जनरेशन है उसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आते हैं। जो थर्ड जनरेशन है उसमें कलेक्टिव डिमेंशन आती है, जैसे कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये थर्ड जनरेशनल राइट है। इसी तरह से यहाँ लिखा है राइट फॉर एवरीवन टू अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो राइट है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसका दूसरा नाम है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड हेल्दी लाइफ, ये आपका कलेक्टिव डिमेंशन का ह्यूमन राइट है, ठीक है। ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक UDHR साइन हुआ था, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने साइन किया था। फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। साइन हुआ 10th of December 1948 को, इसीलिए हर साल 10th of December को हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is, a person who is not a member of a house of legislature, suppose कोई एक ऐसा मेंबर है हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में जो कि उसका मेंबर नहीं है, तो क्या टाइम पीरियड दिया गया है जिसमें कि उसे एक मेंबर बनना पड़ता है। तो आपको पता होगा इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो आपको अक्वायर करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ्स। आपको विद इन 6 मंथ्स ये मेंबरशिप अक्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एनुअल बजट है वो पार्लियामेंट में आपको पता होगा हर साल प्रेजेंट होता है। तो ये जो एनुअल बजट है ये कहाँ पर मेंशन्ड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लिखा है। एनुअल बजट को हम एनुअल बजट ना लिख के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बजट का ही दूसरा नाम है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 112। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 525 से 545 की गई और प्रेजेंटली भी लोकसभा में 545 सीट्स हैं। लोकसभा में मैक्सिमम हो सकती है 550 सीट्स, इसी तरह से राज्यसभा में मैक्सिमम हो सकती है 250 सीट्स, ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट है ये था आपका 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1973 में आया। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि 2 ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 42nd अमेंडमेंट और दूसरा है 44th अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1976 में और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978 में। ये जो 42nd अमेंडमेंट है इससे जो लोकसभा का टेन्योर है ये 5 इयर्स से कर दिया गया था 6 इयर्स, जबकि 44th अमेंडमेंट से यही लोकसभा का टेन्योर वापस से 5 इयर्स कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट से जो जुडिशरी के पास एक इम्पॉर्टेंट पावर है जुडिशियल रिव्यू का, उसको छीन लिया गया था, कर्टेल कर दिया गया था, लेकिन यही जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है 44th अमेंडमेंट से रिस्टोर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। एक आर्टिकल 48A ऐड किया गया था टू द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 48 जो है ये डील करता है आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ। 44th अमेंडमेंट से जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स और करंटली ये आर्टिकल 300A में आपको राइट टू प्रॉपर्टी का मेंशन मिलेगा। सो करंटली राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। और आप देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट जो था इसके थ्रू प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे और वो 3 वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। एंड मोरओवर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि है एजुकेशन। तो एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था
फ्रॉम द 42nd अमेंडमेंट। तो आपको पता होगा कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो एजुकेशन को एक स्टेट लिस्ट से डाला गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इसीलिए कई बार 42nd अमेंडमेंट को तो हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे मेजर प्रोविजंस में चेंजेस किए थे। So that's it for today. Thank you and have a nice day. Jai Hind.